हेलो कॉन्फैक्ट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को ख़त्म किया था। फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट वाज ऑल अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था, राइट। उसके बाद पार्ट 2 जो है चैप्टर 2 कह सकते हैं आप इसे, सिटीजनशिप, ये भी हमने पूरा कर लिया था। एंड पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स थे, वो भी हमने लास्ट क्लास में पूरे कर लिए हैं। अगर हम आर्टिकल की बात, इससे पहले हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया था, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स, दोनों को कंप्लीट तरीके से कर दिया है। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है, जिससे कि एक कंप्लीट जो है एक कहानी आपके दिमाग में बने। और उसके बाद आपका पार्ट 1 हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। हमने कहा था कि टोटल 395 आर्टिकल्स हैं हमारे पास जो हमें ख़त्म करने हैं, वो 22 पार्ट्स में है, जिसमें से 3 हमारे ख़त्म हो गए। इसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात किया था हमने इसके अंदर हमने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक बात की थी, और इसमें हमने आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है हमने इसके अंदर डील किया। अब हम अगला चैप्टर जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इज़ द पार्ट आई विल से 4, दैट इज़ DPSP। इसका आर्टिकल जो है वो आर्टिकल आपका 36 से लेकर और 51 तक है, इसके बारे में डील करेंगे हम। ये कंप्लीट पिक्चर है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमने क्या क्या पढ़ा। आर्टिकल 1 के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो है यूनियन और उसकी टेरिटरी, मतलब हमारा जो देश है उसका क्या नेचर है। जैसे कि हमने कहा कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन क्या है, हमने ये चीज़ देखी। प्लस हमने ये देखा कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कितने स्टेट्स के बारे में बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 1 के अंदर, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर। आर्टिकल 2 के अंदर बता रखा है कि किसी अदर टेरिटरी को अगर एक्वायर करना हो तो वो एक्वायर कर सकते हैं हम, किसके तहत, एज पर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है आपका आर्टिकल 3, जो भी हमने टेरिटरी एक्वायर की है एडिशनली, और जो हमारे पास अपना देश है, उन दोनों में अगर हम किसी भी एरिया का जो है, मतलब कि कहीं भी हम अगर कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं किसी एरिया के, किसी एरिया को, किसी भी स्टेट के एरिया को, नाम को, या उसकी बाउंड्री को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। सब कुछ कहाँ पे, आर्टिकल 3 के तहत। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 4 के अंदर कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए हमें आर्टिकल 368 के प्रोविज़न को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन simply by intimating to the parliament, by informing to the president of India, we can do the amendments which we require in article 2 and 3। तो हम वहाँ पे हमने देखा था कि पार्ट 1 के अंदर है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात की थी सिटीजनशिप के ऊपर, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बात की गई है। आर्टिकल 5 बताता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमांस हुआ, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब शुरुआत हुई, उस वक्त किस तरह के अधिकार हमें दिए गए थे, ये सारी बातें जो है आपकी बता रखी है, दैट इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन आई विल से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 6 के बारे में, तो आर्टिकल 6 जो है वो क्या बताता है, आर्टिकल 6 बताता है हमें कि जो है हम अगर यहाँ से कोई पर्सन है, राइट ऑफ द सिटीजन्स हु माइग्रेटेड टू द पाकिस्तान, दोज हु आर माइग्रेटिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ दैट पीपल हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में थे लेकिन वो पाकिस्तान नहीं, वो इंडिया में रहना चाहते हैं, तो वो वहाँ से वापस आ रहे हैं, उनको भी सिटीजनशिप का अधिकार है। किसके तहत, आर्टिकल 6 के तहत। ये हमने बताया था। आर्टिकल 7 में बताया था कि जो इंडिया के अंदर है, अगर वो जो चाहता है
कि भाई हम जो है जैसे इंडिया में था वो चाहता था पाकिस्तान में जाना और फिर पाकिस्तान से रिटर्न आ रहा है, तो वो जो है पर्सन चाहे तो आ सकता है, उसको भी क्या है एलिजिबल कर दिया जाएगा सिटीजनशिप के लिए। आर्टिकल 8 में बता रखा कि अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का आउटसाइड इंडिया रह रहा है तो उस पर्सन को भी क्या दे दिया जाएगा, सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाहर से रहकर भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनके बच्चों के बच्चे अगर वो चाहते हैं हमारे देश में सिटीजनशिप लेना तो ऑब्वियस सी बात है दे कैन एक्वायर ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आर्टिकल 9 वॉज डीलिंग with that circumstance where you are taking citizenship of any foreign country. In that circumstance your citizenship right in the India will be abolished or rather prohibited, I can speak about। तो मतलब आर्टिकल 9 जो है वो कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता लेते हैं तो हमारे देश से आपकी नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप का जो है कानून नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो सेडिशियस एक्टिविटीज़ के कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन मतलब देशद्रोह या राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता, तो आपके सिटीजनशिप को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। आपका सिटीजनशिप बरकरार रहेगा, हमेशा रहेगा। तो आर्टिकल 10 जो है वो आपको क्या देता है, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है। आर्टिकल 11 जो है वो क्या बात करता है, आर्टिकल 11 बात करता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो सिटीजनशिप के ऊपर कानून जो है वो लेकर आ सकती है। और सिटीजनशिप के ऊपर कानून के मामले में सिटीजनशिप एक्ट 1955 मैंने आपको बताया था, उसके पॉसिबल अमेंडमेंट्स कब कब हुए मैंने वो सारे आपको बताए। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट बिकॉज टुडे द क्लास इज़ ऑल अबाउट DPSP। देन आई विल से फंडामेंटल राइट्स की बात अगर मैं करूँ तो फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 में मैंने आपको बताया था कि ये स्टेट्स की बात करता है, स्टेट की बात करता है। और स्टेट मतलब क्या, स्टेट की डेफिनेशन ऑफ द स्टेट जो है वो आर्टिकल 12 में दे रखा है, जिसमें बता रखा है स्टेट इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल द मशीनरीज ऑफ द गवर्नमेंट आई विल से, और इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, ये सारी की सारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होगी वो सारी स्टेट में आएगी। अगर इनमें से कोई भी अगर आपके साथ जो है आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दीज थिंग्स। आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून पहले, आज़ादी से पहले अगर कोई था या आज़ादी के बाद कोई बनता है, ठीक है, अगर आज़ादी से पहले कोई था और आज़ादी के बाद अगर कोई बनता है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा अमेंडमेंट करते हैं जिससे कि फंडामेंटल राइट जो है वो अगर उसको जो है वो उसके साथ अगर वो कानून इनकंसिस्टेंट होता है या इन डेरोगेशन होता है, इन डेरोगेशन मतलब कि वो नुकसानदेह होता है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो कानून होगा वो कानून ही अपने आप में नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, बल्कि शुरुआत से ही वो कानून क्या हो जाएगा, असंवैधानिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, जुडिशियल रिव्यू का एक अलग केस है, केशव नंदा भारती का अलग केस है, बहुत सारे केसेस हैं, तो आई एम नॉट गोइंग गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। मैंने पहले ही बोला है, जहाँ उसकी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा, जहाँ उसकी ज़रूरत थी मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में बताया है। देन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है कि कोर्ट के सामने जो है आप सब, हम सब बराबर हैं। वो सब बातें क्या क्या थी वो मैंने बताया था। आर्टिकल 15 में मैंने बताया था कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे आपके साथ अगर कोई भी भेदभाव करता हुआ मिलता है, आपके रिलीजन के आधार पे, आपके रेस, कास्ट, आपके सेक्स, आपके बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे करता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 226। ओके, उसके आर्टिकल 16 बताता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द, इन मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो है किसी के साथ कोई भेदभाव होता है, किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे अगर आपको मना किया जाता है कि आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, तो आप आर्टिकल 16 का सहारा लेकर डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया आर्टिकल 17, ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है अगर पाई जाती है, छुआछूत की अगर कोई प्रैक्टिस पाई जाती है, तो आप जो है आप बहुत ही बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, कोर्ट इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कभी ये सोच कर भी मत सोचना
ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, टाइटल्स को एबोलिश करता है, राजा, महाराजा, सुल्तान, बादशाह, गाजी, नाराजी, ये सब बातें, नाइटहुड, ये जितने भी तरह की चीज़ें जो टाइटल्स होते हैं उन सबको हटाने की बात आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट व्हाट डील्स विद द फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें आर्टिकल 19(1) कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, बोलने का अधिकार। आर्टिकल 19(1) कहता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है, असेंबली लोगों को इकट्ठा करने का अधिकार। आर्टिकल 19(1) कहता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। आर्टिकल 19(1) कहता है कि वी हैव राइट टू फ्रीली मूव टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया की किसी भी टेरिटरी के अंदर घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसका हमारा फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 19(1)(d). उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 19(1)(e) है राइट टू रिसाइड, किसी भी जगह पर रहना हो तो वो भी आपके पास अधिकार है। आर्टिकल 19(1)(d)(e) के बाद जो है आर्टिकल 19(1)(f) था जिसको डिलीट कर दिया गया, वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो खत्म हो चुका है, वो अधिकार कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। आर्टिकल 19(1)(g) है, आर्टिकल 19(1)(g) किसके बारे में बात करता है, जी बात करता है ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की, अगर आप कोई व्यापार करना चाहे तो वो भी जो है आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देन आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 जो है आपको प्रोटेक्शन देता है, किससे, कन्विक्शन से, कुछ कन्विक्शन से आपको जो है ये बिल्कुल आपको जो है बचाता है, ध्यान रखेंगे। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आई विल से आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है वो आपको क्या करता है, आपको है बचाता है कुछ तरह के प्रोटेक्शंस फ्रॉम कन्विक्शन। मैंने आपको बताया था कि आपके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव कानून चलता है, ना कि प्रोस्पेक्टिव कानून चलता है। भविष्य भूतकाल में जो कानून थे, जो पहले जो कानून थे, उसके आधार पे आपकी सज़ा तय की जाएगी जब आपने कोई गुनाह किया था, मतलब भूतकाल इन द सेंस कि जब वो गुनाह किया था उस वक्त जो कानून था उसके आधार पे, ना कि भविष्य में कोई अगर कानून बनता है तो उसके आधार पे नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक ही गुनाह की 2 सज़ा नहीं दी जा सकती है। कई बार हीरोपंती दिखाते हैं लोग, वो कहते हैं, वो डायलॉग मारते हैं फिल्मों के अंदर, उसको सीरियस ले लेते हैं कि चाहे मैं किसी की मैं एक की जान लूँ या मैं 10 लोगों को मारूँ, फांसी तो एक ही होनी है। ये सब फालतू बातें हैं, ये सब बातें रियल लाइफ में मत करना, प्रैक्टिकल बातें नहीं है ये सब, ठीक है। कोर्ट आपसे 1.5 साढ़ा है, ठीक है। आप किसी का मर्डर करेंगे 7 साल की सज़ा होगी, 2 मर्डर करेंगे 14 साल की हो जाएगी, 3 करेंगे 21 साल की हो जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं है कोर्ट सज़ा बढ़ा देता है, ठीक है ना, ईयर्स में बढ़ा देगा। और अगर कुछ ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी तो आजीवन कारावास कर देंगे। और अगर उससे भी ज़्यादा अगर आपने कुछ ऐसा जघन्य अपराध कर दिया तो फिर तो फांसी ही फांसी है। तो ऐसा नहीं होता, कोर्ट जो है बहुत सारे सेक्शंस को लगा के और तब जाके कैलकुलेट करके बताती है कि आपको कितनी सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि आपने किसी को, अब ये सब चीज़ें समझानी पड़ती है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब मान लो कि आपने मर्डर का प्लान बनाया, ठीक है, मर्डर का प्लान बनाया। पहले तो आपने मर्डर का प्लान बनाया, कहा कि मारूंगा मैं, बस मुझे 3-4 लड़के चाहिए साथ में, 3-4 लोग साथ में चाहिए। आपने मारा, पहला अपराध ये हुआ मर्डर का। दूसरा ये कि बाकी लोगों को भी आपने इन्वॉल्व किया, दूसरा क्राइम ये हुआ। मान लो कि जिस गाड़ी से उस पर्सन को उठाया वो गाड़ी अगर इलीगल है तो इलीगल गाड़ी को चलाने के ऊपर जो अपराध है वो भी आपके ऊपर सेक्शन लगेंगे। उसके बाद जो है, अगर मान लो कि, क्योंकि इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बलात्कार की घटना भी होती है मौत के साथ, तो दोनों की सज़ा अलग अलग लगेगी आपकी। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर जो है आपका केस लगेगा आपके ऊपर सारे सेक्शन लग जाएंगे, ठीक है। 302, 307, 420, 338, 322, 318 सारे लगा देंगे आपके ऊपर सेक्शंस। तो इसीलिए चालाकी नहीं, ठीक है, ओके। तो लेकिन हाँ ये है कि आपने किसी एक जगह पे कोई क्राइम किया, उसकी सज़ा अगर 1 महीने थी, आप वहाँ से 1 महीने बाद जब उसे काट के लौटे तो फिर दोबारा उसको उसी गुनाह के लिए आपको 1 महीने दोबारा नहीं भेजा जाएगा। ये उस वाले सेंस में बात की गई है, ठीक है ना, ओके। और मुझे भरोसा है कि आप समझ ही गए थे ये सब चीज़ें, बट मेरी आदत है थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता देने की या बोलने की, तो मैनेज कर लेना आप बीच बीच में, ठीक है। उसका आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। लाइफ एंड लिबर्टी के प्रोटेक्शन के बारे में मैंने कहा था, जितने भी तरह का जो फंडामेंटल राइट्स आप सोचते हैं कि हमारे होने चाहिए, जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएगी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके आर्टिकल 22 की बात करें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिटेंशन की बात करता है। मैंने उसमें आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताई थी, याद होगा,
मैंने आपको पूरी एक क्लास ही मैंने उसके ऊपर ले ली थी कि कैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के कौन कौन से कानून आए, पीडीए का कानून क्या था, मैंने उसके बाद आपको यूएपीए कैसे आया वो मैंने आपको बताया, आपको जो है उसके बाद मीसा कैसे आया, मीसा के बाद आपका रासुका कैसे आया, रासुका के बाद जो है आपको टाटा कैसे लगा, टाटा के बाद पोटा कैसे आया, पोटा के बाद फिर यूएपीए कैसे आया, आपको मैंने आसपा बताया था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, ठीक है। वो गलती से ना एक्चुअली कहीं कहीं पर 1958 की जगह मैंने 1957 लिख दिया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ऐसा मैं एक्चुअली क्या हुआ कि कभी कभी हो जाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते लिमिट क्रॉस कर देता हूँ। इंस्ट्रक्शन होते हैं मेरे को कि यहाँ तक लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, फिर भी मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल ये जो एक्ट है वो 1958 का एक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये आसपा हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद आर्टिकल 23 में मैंने आपको बताया था एक्सप्लोटेशन, ठीक है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो आर्टिकल है कि भाई आप जो है मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या आपका जो है फोर्स्ड लेबर जो है वो आप इसका काम नहीं करेंगे। अगर इसका काम अगर आप पाए जाते करते हुए तो फिर मामला गंभीर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं आपका आर्टिकल 24, क्योंकि देखो ये फंडामेंटल राइट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। मैंने आपको बोला ना, जुडिशियल प्रोसेस के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट की शक्ल इतनी जल्दी नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली, ये आपके पास पावर है, यही तो है अधिकार, यही तो है पावर्स, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 24, चाइल्ड लेबर, 14 साल की उम्र के नीचे के बच्चों को आप किसी भी हजार्डस एक्टिविटीज़ में या किसी भी फैक्ट्रीज़ के अंदर काम मत करवा लेना, नहीं तो चाइल्ड लेबर का ऐसा एक्ट लगेगा आपके ऊपर, ठीक है, प्रॉब्लम में आ जाओगे। उसके बाद आर्टिकल 25 मैंने बताया था, इंडिविजुअल कंसाइंस प्रैक्टिस प्रोपोगेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल 26 मैंने बताया था, ग्रुप कंसाइंस, अगर आप चाहते हैं सामूहिक स्तर पे अगर प्रोटेक्शन चाहते हैं अपने रिलीजन की कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप पंडाल लगाए, आप जागरण करवाएं, ठीक है, आप बड़े बड़े मंच लगाए, रैलियां करें, जो करना है आपका वो करके आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बल्कि उसके लिए अगर पैसा कमाएंगे तो आर्टिकल 27 कहता है कि हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, लो बचा दिया आपको। लेकिन ध्यान रहे आर्टिकल 28 क्या कहता है कि उनका इंस्ट्रक्शन जो है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जाएगा, खासकर जो क्या होगा स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा, जिसमें स्टेट ने स्पॉन्सरशिप दे रखी होगी, उसके अंदर जो है नहीं। देन आर्टिकल 28 के बाद आर्टिकल 29 कहता है कि किसी भी माइनॉरिटीज़ के सेक्शन से आने वाले पर्सन के साथ जो है मतलब उसको जो है लैंग्वेज कल्चर स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का पूरा पावर है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 कहता है कि अगर मान लो कि ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू सेटिस्फाई इन अदर इंस्टीट्यूशंस सो ही कैन सेटअप इट्स ऑन इंस्टीट्यूशन एंड देयर ऑन इंस्टीट्यूशंस, तो अपना खुद का इंस्टीट्यूशन अगर आप सेटअप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एज पर आर्टिकल 30 आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सेटअप करना चाहे तो मैंने आपको बताया था मदरसा यानी ये सब ये सारी चीज़ें, ओके। उसका आर्टिकल 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि ख़त्म हो गया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 300A के अंदर शिफ्ट कर दिया गया उसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देन आर्टिकल 32 में मैंने आपको बताया था कि भाई ये आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन और उसके गारंटी की जिम्मेदारी जो गारंटर देता है वो है सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट ये सब बातें कहाँ कहता है, आर्टिकल 32 में। सवाल ये बनता है कि मान लो पार्लियामेंट अगर चाहे तो आर्टिकल 32 को ही अगर हटा दे तो, आर्टिकल 32 को ही अगर हटा दिया तो, अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया गया, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, भाई आर्टिकल 32 हटा दिया तो जाओगे कहाँ इंसाफ मांगने के लिए? आप बोलोगे सर 226 में जाएंगे, हमने वो भी हटा दिया तो अब फिर कहाँ जाओगे? तो बेसिकली द फंडा इज व्हाट कि फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड्स आर्टिकल 32 ऑल्सो। हमारा छठा जो अधिकार है मौलिक अधिकार वो क्या है, वो आर्टिकल 32 ही है। तो संवैधानिक उपचार जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको नहीं छू सकती सरकार। अगर इसको छू लिया तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वही ख़त्म हो जाएगा, और बेसिक स्ट्रक्चर अगर ख़त्म हो जाएगा तो आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल जाएगा क्या करने का, जुडिशियल रिव्यू करने का उस कानून का। और जब वो रिव्यू करेगी उस कानून को, वो साफ देखेगी कि भाई यहाँ तो लोगों के अधिकार को ही ख़त्म किया जा रहा है, वो इमीडिएटली क्या कर देगी, स्ट्रक ऑफ कर देगी लॉ को, समझ बात। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट करते हुए आई है, बहुत बार किया है उसने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे
आर्टिकल 33 में बताया था कि रेस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ सेक्शंस के लिए, जैसे मीडिया ज़्यादा एक्सपोज करके ना बताए कुछ चीज़ों को, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस होते हैं, तो उन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को पब्लिक डोमेन में ना लाने के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आपने देखा था एक अंजना ओम कश्यप शायद अमेरिका में थे, आई थिंक यूएसए में थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टाइम पे, उस टाइम पे हमारी जो है एक मतलब वो चेयर हमारी तरफ थी एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, जो है उस टाइम चेयरपर्सन हम थे 2 साल के लिए, 20-21 में थे शायद, 21-22 में, 20-21 में ही थे। उसमें अंजना ओम कश्यप चली गई थी वहाँ बाइट लेने के लिए, स्नेहा दीक्षित समथिंग पता नहीं नाम था, जो फॉरेन कॉन्सुलेट थी वहाँ पे हमारी। अंजना ओम कश्यप एक तो ऑफिस में घुस गई थी, उसके बाद जब घुसने के बाद वो कहने लगी कि क्या कहते हैं आपका क्या कहना है, क्या है ये वो जो कुछ भी, उसने साफ मना कर दिया कि सॉरी आई कैन नॉट गिव यू द बाइट, मैं बाइट नहीं दे सकती। वो 2-3 बार बोला उसने, फिर भी 1-2 बार क्वेश्चन रियलाइज कर ही दिया। स्नेहा दीक्षित अब नाम था शायद मेरे हिसाब से लड़की का, वो खड़ी हो गई, उसने सीधा कह दिया कि प्लीज़ मैम आउट, बाहर। तो क्यों कर दिया उसने बाहर? क्योंकि उस कॉन्सुलेट के ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो सरकार के स्ट्रेटजी के अंदर रहती है, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो स्ट्रेटजी का पार्ट है, वो नहीं डिस्क्लोज कर सकती पब्लिक डोमेन में। और मीडिया पे भी रोक है कि अगर बोल रहे हैं कि नहीं तो आपको मानना पड़ेगा। अंजना ओम कश्यप मान नहीं रही थी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाद में बड़ी फजीहत हुई उनकी, मैं देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी उनके मीम्स बने थे कि आ गया स्वाद ओके, तो दैट इज़ ऑल। तो ऐसा ध्यान रहे मीडिया के ऊपर। ऐसे ही IB वाले, आप IB की जॉब कर रहे हैं, आप रॉ की जॉब कर रहे हैं, आपके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आप अगर बताने लग जाएंगे उसका मीडिया के आगे, तो भाई अब आप पाकिस्तान में भारत सरकार ने सीक्रेट ऑपरेशन किया, एक होता है ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशन होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ओवर्ट ऑपरेशन शायद मेरे हिसाब से, कोवर्ट मेरे हिसाब से छुप के होता है, कंफर्म करना एक बार आप लोग, बाकी मैं करवा दूंगा आगे वाली क्लासेस के अंदर। बात यह ना कि बहुत सी चीज़ें माइंड से स्किप रहती है, कभी कभी सडन से भूल जाता हूँ मैं ठीक है, दिन भर में पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स डील होते हैं, तो आइडिया नहीं लगता था कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ा दी। कभी कभी तो हिस्ट्री वाली क्लास से पॉलिटी पढ़ा के आ जाता हूँ कभी पॉलिटी वाली क्लास में जो है मैं पॉलिटी वाली क्लास में हिस्ट्री का पूरी नॉलेज एक्सप्लेन करता था, तो प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल रिलेशन में एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान दिया भाई, और ये चीज़ें रही है मतलब काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई हैव सीन कि भाई तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब आपने वहाँ पे सीक्रेट ऑपरेशन किया, और सीक्रेट ऑपरेशन के अंदर जो है आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाली, आप मीडिया के अंदर आके बता रहे हैं कि हम जो है सऊदी अरबिया के अंदर गए थे, सऊदी अरबिया के अंदर हम पता लगा रहे थे कि मक्का मदीना के अंदर वाकई में जो है हमारे महादेव है या नहीं है। ठीक है, महादेव है या ऐसे ही बोलते हैं कि मक्का मदीना में, मक्का में जो क्या है वो काबा के अंदर जो है बताते हैं कि ये हमारे महादेव हैं, इनको गुलाम बना के रखा हुआ है ये, तो ये वाकई में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है इसका पता लगाने में सीक्रेट ऑपरेशन किया। अब आपको भेजा गया, आपने वो सारी चीज़ें जो हैं आकर मीडिया में बता दी, सरकार के ऊपर भी आपने लांछन लगा दिया कि सरकार बताओ, साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट का काम नहीं है रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करने का, तो वो क्यों कर रही है ये सब चीज़ें, ये सब ऑपरेशन क्यों कर रही है। और प्लस जो है सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट को और पता चल गया कि हमारे देश में भारत ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, इस तरह की घुसपैठ कर रहा है, सऊदी अरबिया हमारे साथ रिश्ते तोड़ लेगा, समझ रहे हो नुकसान। अभी वो क्या नाम था उसका, नुपुर शर्मा, उसके एक स्टेटमेंट की वजह से UAE में, ओमान में, कुवैत में, सऊदी अरबिया में, इंडोनेशिया में, इन सारे देशों में हमारे कितना नुकसान हुआ। उसके एक स्टेटमेंट की वजह से पहले दिन ही 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया था हमारा। उसके बाद फिर लगातार कंटिन्यूसली बोले जा रही हैं। एक बार गलती से निकल गया, चलो ठीक है, वो समझ में आता है, जेन्युइन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। हालांकि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ बड़ा मुश्किल है। हम मुँह से अगर कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वैसा होता है कि एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकल जाती है ना, पता होते हुए भी कभी कभी गलत निकल जाती है ना, तो बड़ा अफसोस होता है कि यार बताओ यार, पब्लिक डोमेन में गलत इन्फॉर्मेशन चली गई, क्या माइंडसेट बन जाएगा, क्या। और स्टीरियोटाइप सोसाइटी है, अच्छे को नहीं पकड़ती, बुरे को ज़्यादा पकड़ लेती है।
आपकी अच्छाइयाँ कम देखी, कमियाँ ज़्यादा पकड़ती है। और ऐसे में अगर हम सेंसिटिव नहीं रहेंगे, इन एवरी क्लास वी हैव टू प्रिपेयर। मैं तो ये समझ में नहीं आता कि जब मैं स्टूडेंट था तब मैं ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं टीचर बना हूँ तो उससे ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा हूँ। टीचर बनने के बाद कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। पहले स्टूडेंट थे तो यार कभी कभार कुछ काम होता था, सारी चीज़ें टीचर में छोड़ दिया, टीचर देखेगा। टीचर बनने के बाद ज़्यादा जो हैंडल करना पड़ रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रॉ के ऊपर, आईबी के ऊपर, मीडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन से आर्टिकल 33 आर्टिकल 34 में मैंने आपको बताया था मार्शल लॉ, कानून, सेना का कानून जहाँ लागू हो जाता है वहाँ पे फंडामेंटल राइट काम नहीं करता। अब जैसे मैंने बताया आसपा के अंदर बिना किसी वारंट के जो है सर्च ऑपरेशन करने का अधिकार है। अब अगर वो सर्च ऑपरेशन के लिए वेट करेगा तो फिर तो आतंकवादी निकल लिया, समझ रहे हो। और अगर सर्च ऑपरेशन उसको बिना वारंट के करवाना है तो फिर फंडामेंटल राइट में प्रॉब्लम आएगी, आर्टिकल 22। तो इसीलिए जो है बोल दिया गया कि सेना पे इसका नहीं लगेगा। आर्टिकल 34 में साफ साफ कह दिया। और आर्टिकल 35 में क्या कह रखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है क्या करने की, कानून बनाने की। किसके उपलक्ष्य में? फंडामेंटल राइट्स के। आप इसमें भी अमेंडमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी चेंज करो, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो अमेंडमेंट है ना वो आर्टिकल 13 का ध्यान रखे कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, प्लस इन डेरोगेशन नहीं होना चाहिए। किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ। ये मैं करवा चुका हूँ। आज मैं कहानी शुरू करूँगा आर्टिकल 36 से। और आर्टिकल 36 में क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आज बतानी है।